और बरजाल के अंदर तो एक बूढ़ी माँ ने मुझे जो बताया, मैं रो पड़ा। नशे के अंदर मेरा पोता नीचे से ऊपर आया और दादा को गोद में उठा करके ऊपर से नीचे गिरा दिया और उनका प्राणांत हो गया। मैं ऐसे विधवा। तो मेरा जो बचपन है वो बचपन मोहल्ले की सभी दादियों के हाथों के अंदर गुजरा है। और पिताश्री ने एक बात कही कि भाई तुम अब डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी मुझे ट्रांसफ़र के लिए मत कहना। मैं इन राजनेताओं के पास कभी ट्रांसफ़र के लिए अर्जी लेकर के नहीं जाऊंगा। नहीं रही आज की राजनीति पूरी अपने स्वार्थ से प्रेरित हो गई, आम आदमी से जुड़ी हुई वो नहीं रही। आप जो है राजनीति की तरफ बिल्कुल नहीं गए, क्या कारण रहा? तुम उन खुशनसीब 100-200 परिवारों में से हो जिनके सिर पर आचार्य का हाथ है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए तुम्हें अर्थ की कमी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि 16 अगस्त से मैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर रहा हूँ वह महाराणा प्रताप और मेवाड़ की इस पवित्र भूमि से आशीर्वाद लेकर के कर रहा हूँ। इनमें एक विचार कुरौंदा कि महिलाएं केवल अखबार में फोटो खिंचवाने के लिए हमारे अच्छी तरह से फोटो प्रकाशित हो जाए, समाचार प्रकाशित हो जाए, इसके लिए तो खड़ी नहीं हुई है। तो मैंने काछप ले जाने का निर्णय किया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 30% वोट से बन जाता है, लेकिन शराब की दुकान को बंद करने के लिए 51% वोट चाहिए। और उसके अंदर वो मतदाता भी होते हैं जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनकी भी गिनती उसके अंदर की। मेरे पिताजी का नाम तो नाना हाँ, तो नानू भाई आवे यदि वन्ने कीजो नर्जन दादो आइन गयो और घरे राबड़ी पीन गयो। जयराम जी दी, आजकल रो जो समय चाली रो है, भाग दौड़ती जिंदगी है, पहली रा मनक आपरा बुजुर्गारा पास में ने छोटा बच्चा बुजुर्गारा पास में बैठता और बुजुर्गारा जीवन रो जो सार है वो सार छोटा बच्चा सीखता और वणियों जो है वनारा जीवन में ने उन्नति वेती। लेकिन अभी रा बदलता दौर में ने कोई भी बच्चा बच्ची ने आपा बुजुर्गा तीरे बैठा लगा नहीं देखा और बुजुर्गारो जो जीवन रो जो सार है, वनारो जो अनुभव है, वनारी जो प्रेरणा, वनारो जो अमृत जो है पूरा जीवन रो वो अमृत जो है नई पीढ़ी तक पहुँचे भी नहीं है। नई पीढ़ी जो है आजकल आप मोबाइल में अठीन वटने घुसी तक ही देख रहे हैं। हाँ, तो मारो यो प्रयास है कि मुँह आपने अणी क्षेत्र रा आसपास में ने जो बुजुर्ग जना के जीवन में ने काफ़ी समाज रा लिए संघर्ष कीधो है, अलग अलग क्षेत्र में ने बना काम कीधो है। तो वैसा बुजुर्गारो मुँह अनुभव जानूँ, बना जीवन रो परिचय जानूँ और आप तक पहुँचाऊँ। मैंने आशा है कि यो कार्यक्रम आपने पसंद आएगा। ये जो मारे अणी कार्यक्रम रो नाम भी मैं यो दे रहा हूँ, बुजुर्गों रो अनुभव और वनारी प्रेरणा। तो मु आज अपना राजसमंद्रा शिक्षाविद है, डॉक्टर है, डॉक्टर महेंद्र जी कर्णावट जना की अलग अलग क्षेत्र में ने काम कीधो है और समाज रा अलग अलग मुद्दा पे बना जो है निस्वार्थ भाव काम कीधा है। तो बनारा जो है अनुभव आपा अणी इंटरव्यू में ने जानांगा। तो महेंद्र जी कर्णावट शिक्षाविद है जो गांधी सेवा सदन रा अभी प्रबंधक है, संचालक है और अणाऊ जो है आप अणारा जीवन रा अनुभव आप जानांगा। सब पहली तो सर मु आपरो परिचय पूछना चाहूँगा, आपरो परिवार रो कई पृष्ठभूमि रही? विजय भाई, आज की तारीख में परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र इन चारों की परिभाषाएं बदल गई। मेरा अपना जो शिशुपन था, बचपन था, उस समय हम राजनगर के कावड़िया मोहल्ले के अंदर रहते थे और आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि मेरा जो बालपन है वो बालपन एक दादी के हाथों में नहीं, उस मोहल्ले की सब दादियों के हाथों के अंदर गुजरा है। उस समय मोहल्ले में ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि आधा 1 घंटा हर समय दादी को दिया जाता था कि 12 से 1 बजे तक ये दादी आएगी, 1 से 2 बजे तक ये दादी आएगी और बच्चे को खिलाएगी। तो मेरा जो बचपन है वो बचपन मोहल्ले की सभी दादियों के हाथों के अंदर गुजरा है, जिसको सामुदायिक जीवन मेरा वहीं से प्रारंभ होता है। और आप इससे भी बड़े आश्चर्य की बात होगी आपके लिए कि मेरे पिताजी का जन्म 7 माह में हो गया था और जन्म होने के ठीक 10-12 दिन बाद ही मेरी दादी माँ के दूध उतरना बंद हो गया।
तो अब बच्चे को कैसे जीवित रखा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो उस समय पिताजी के जो मित्र थे राजेंद्र जी कावड़िया, उनकी जो माँ थी, राजेंद्र जी का जन्म भी लगभग उसी के आसपास हुआ था। उन्होंने घर पे आकर के कहा कि आप परेशान मत हो, 9 महीने तक इस बच्चे को मैं 2 बच्चों को दूध पिलाऊंगी। और मेरे पिताजी 2 माताओं का दूध पी करके बड़े हुए, और पिताजी ने अंतिम क्षण तक राजेंद्र जी कावड़िया जो अणुव्रत सेवी थे, उनकी दोस्ती को उन्होंने निभाया था। उस काल को मैंने देखा है। और पढ़ लिख करके जब मैं तैयार होकर के डॉक्टर बन के राजसमंद में अपने घर पर आया, तो पिताश्री हमेशा शाम को मुझे अपने पास बुला लिया करते थे, बिठाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। और उन सब कहानियों में सबसे बड़ी जो बात होती थी वो महाराणा प्रताप कौन थे, मीरा कौन थी, हमारे देश की आज़ादी जो हम लोगों ने लड़ी, महात्मा गांधी कौन थे, माणिकलाल वर्मा कौन थे, नरेंद्रपाल सिंह चौधरी कौन थे, इन सब की घटनाओं को मुझे सुनाते थे। और उससे मैं प्रेरित होता था कि समाज का काम कैसे करें। वो मुझे बताया करते थे कि जब 42 में मेरी उम्र 18 साल थी और मैं घर से निकल गया, तो माताजी मुझे बहुत डांटती डपटती थी, लेकिन मैं घर पर रात में गाँव के अंदर घूमता रहता और महात्मा गांधी के इस संदेश को गांव-गांव में पहुंचाता था राजसमंद के, कि हमें देश की आज़ादी क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। पिताजी के जीवन ने मुझे बचपन में बहुत प्रेरित किया, आकर्षित किया, और उसी कारण से मैं जब चिकित्सक बनकर के राजसमंद में लौटा और पिताश्री ने एक बात कही कि भाई तुम अब डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी मुझे ट्रांसफ़र के लिए मत कहना, मैं इन राजनेताओं के पास कभी ट्रांसफ़र के लिए अर्जी लेकर के नहीं जाऊँगा। सही हो उस बात से प्रेरित होकर के फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे अपनी निजी क्लिनिक लगानी है, मुझे राजकीय सेवा नहीं करनी है, और इस कारण से मैंने राजकीय सेवा नहीं की। उस काल के अंदर आपका जन्म कब हुआ? जन्म 7 जनवरी 1950। 1950। और उस काल में मैंने वहाँ उस काल के राजनेताओं को भी देखा है। हीरालाल जी देवपुरा, माणिकलाल जी वर्मा, मोहनलाल जी सुखाड़िया, नरेंद्रपाल सिंह जी चौधरी, रघुनाथ जी पालीवाल, ये सब लोग बराबर घर पर आया करते थे। अमृतलाल जी यादव, भीखा भाई भीख। एक बार घर के ऊपर ये लोग आए हुए थे और किसी गांव के आदमी ने आकर के कहा साहब हमारे राजसमंद झील का पानी हमारे गांव तक नहीं पहुंचता है, वहाँ से केवल 2 या 3 किलोमीटर दूर है, इतनी सी नहर आप और खुदवा दो सिंचाई की, हाँ। तो हमारे वहाँ पर भी गांव में पानी पहुंच जाएगा और हमारी भी खेती हो जाएगी जी। तो उस समय जो इरिगेशन विभाग के इंजीनियर खड़े थे, उन्होंने को हीरालाल जी देवपुरा सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने कहा भाई ये कर दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो नियम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो हीरालाल जी देवपुरा ने कहा कि इंजीनियर साहब नियम हम बनाते हैं कि आप बनाते हैं? नियम तो हमें बनाना है, आप इस काम को कर दीजिए। आज वो राजनीति अब नहीं रही, आज की राजनीति पूरी अपने स्वार्थ से प्रेरित हो गई, आम आदमी से जुड़ी हुई वो नहीं रही। उस समय ये लोग जब चुनाव लड़ते थे, इनके कोई 10-20 हज़ार रुपये भी खर्च नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज तो जब लाखों रुपया खर्च होता है, एक विधायक के चुनाव पे कहते हैं करोड़ों रुपया खर्च होता है, सरपंच के चुनाव पे लाखों रुपया खर्च होता है। सही बात है। तो वर्तमान में तो विजय भाई राजनीति एक व्यापार बन गई। और आपके जैसे परिवार पूरा पृष्ठभूमि रही है, आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उसके बाद में राजनीति, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या जिसमें जो जुड़े हुए थे वो सब राजनीति में आ गए, राजनीति में रहे। आप जो है राजनीति की तरफ बिल्कुल नहीं गए, क्या कारण रहा? 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ जी, तो माणिकलाल जी वर्मा कांग्रेस का टिकट लेकर के पिताश्री के पास आए और पिताश्री ने कहा कि मैंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस को छोड़ दिया है और मैं अब सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गया हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप किसी अन्य को ये टिकट दें। इसी बात ने मुझे मुख्य रूप से प्रेरित किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊं और समाज की नीति के अंदर जाऊं। और
हाँ, आपके जैसे जीवन काल में सामाजिक कौन कौन से सामाजिक मुद्दों पर आपने काम किया है, कौन कौन से अनुभव रहे हैं आपके? विजय भाई, 1985 में अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी की आचार्य शासना का 50वां वर्ष का समारोह था, जिसे आचार्य तुलसी अमृत महोत्सव के नाम से पुकारा गया। उस समय पूरी राष्ट्रव्यापी एक समिति बनी थी और आचार्य तुलसी का आमेठ में चतुर्मास हुआ था और पूरे देश से उस समय हमारे आमेठ राजसमंद के अंदर 50,000 से अधिक लोग बाहर के आए थे उस समारोह को देखने के लिए। आचार्य तुलसी के इस कार्यक्रम को लेकर के जो कार्यालय का संचालन हुआ था अमृत महोत्सव समिति का, उस कार्यालय का संचालन मैं ही कर रहा था और प्रतिदिन इतना काम उसमें होता था कि मैं अपनी क्लिनिक के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक दिन बहुत सोच समझ करके पिताजी को कार्यालय मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता। वो पत्र ले जा करके आचार्य श्री को दे दिया और आचार्य तुलसी ने मुझे आमेठ के अंदर 5 जुलाई 1985 को बुलाया कि ये बताओ कि अपने देश के अंदर कुल कितने तेरापंथी होंगे। उस समय तेरापंथ समाज की संख्या बहुत कम थी। मैंने कहा मुश्किल से 3-4 लाख होंगे। 3-4 लाख लोगों में से कितने लोग होंगे जिनके ऊपर आचार्यों की बहुत कृपा दृष्टि रहती होगी। तो मैंने कहा मुश्किल से 2-3 हज़ार होंगे। तो फिर उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और हाथ रख कर कहा कि ऐसे परिवार कितने होंगे जिनके माथे के ऊपर आचार्यों का हाथ होता होगा। तो मैंने कहा मुश्किल से 100-200 होंगे कि तुम उन खुशनसीब 100-200 परिवारों में से हो जिनके सिर पर आचार्य का हाथ है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए तुम्हें अर्थ की कमी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पिताश्री के कारण ही हमने मेवाड़ के अंदर चातुर्मास करने का निर्णय लिया है और इस चातुर्मास को सफल करने का दायित्व तुम दोनों पिता और पुत्र के ऊपर है। इसलिए जाओ और अमृत महोत्सव ऑफिस के कार्य को वापस शुरू करो। उस दिन के बाद मैं अणुव्रत आंदोलन को समर्पित हो गया और 1985 से मैं अणुव्रत आंदोलन का सक्रिय कार्य कर रहा हूँ। और उस बीच के अंदर 1996 में आचार्य तुलसी के 1960 के अंदर नया मोड़ एक अभियान प्रारंभ किया था जिसमें तत्कालीन सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों के ऊपर प्रहार किया गया था। वो मेवाड़ में ठंडी हो गई थी तो मैंने 96 के अंदर वापस पूरे मेवाड़ तेरापंथ समाज में इस आंदोलन को प्रारंभ किया और समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हो गई थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। जो बहनें विधवा हो जाती थी उस समय गांव में जब कोई खाना होता था तो परोसा भेजा जाता था। मिठाई तोल करके भेजी जाती थी कि इस घर में एक महिला विधवा है तो उसके लिए इतनी मिठाई और ये पूरी परोसा भेजा जाता था। मैंने अपनी बेटे की शादी के अंदर ये निश्चय कर लिया कि मैं परोसा नहीं भेजूंगा। गांव की उस समय करीब 30-35 विधवा महिलाएं थी। उनके एक घर पे जाके निवेदन किया कि आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी, आपको बाल निकेतन आना है और इस प्रथा को अब हमें तोड़ना है। सही बात है। आप देखिए उस समय मेवाड़ राजसमंद नगर की जिसे राजनगर हिस्सा कहा जाता है उस समय जो 35-40 विधवा बहनें थी वो सब गीत गाती हुई मैंने जो गाड़ी बस भेजी थी उस बस के अंदर यहाँ पर आई। बाल निकेतन के अंदर यहीं पे खाना हुआ था और मेरे पूरे परिवार ने अपने हाथों से परोसकारी करके उन महिलाओं का सम्मान कर इस प्रथा को तोड़ा। बड़ी बात है। और दूसरी प्रथा जो विधवा हो जाती थी वो रंग रंगीले कपड़े नहीं पहनती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी और जेवर भी उतार देती थी। लेकिन मैंने इसके ऊपर भी एक प्रयास प्रारंभ किया और प्रभु की कृपा से सफलता मिली और आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर सब विधवा महिलाएं जेवर पहनती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है और इसका असर ये हुआ कि पूरे राजसमंद जिले में चाहे किसी भी समाज की महिलाएं हों आज उनका विधवाओं का जीवन धीरे धीरे सही बात है। इसके बाद में भी अलग अलग आप शराबबंदी के आंदोलन में रहे हैं। इसके अलावा जैसे अन्ना का जो
आंदोलन मैंने जब से देखा, अन्ना के आंदोलन में सबसे अग्रणी आप रहे थे। मैं यहाँ पर तब से मैं आपको देख रहा हूँ कि भाई अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे, बाकी लोग तो देखा कि राजनीति जुड़िया तक है या लोग कोई निजी स्वार्थ है या वही मुद्दाओं स्वार्थ कारण वे लोग जुड़े, लेकिन आप रो मैं शुरू देखो कि सामाजिक मुद्दा पे, सामाजिक कुरीतियों पे आप जो है अग्रणी, और वो भी निस्वार्थ भाव साथ में ने आप जुड़िया हो। कई कई अनुभव रहा, कई कई चुनौतियाँ रही है। सन 2011 की चर्चा आप कर रहे हो, जब अन्ना आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था, और आपको जब इतनी याददाश्त है तो मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि यह भी आपको याद होना चाहिए कि 30 जून को 2011 को अन्ना हजारे का पहला स्वागत हमने बाल निकेतन गांधी सेवा सदन के अंदर किया था। और यहाँ बच्चों के बीच में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि 16 अगस्त से मैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर रहा हूँ वह महाराणा प्रताप और मेवाड़ की इस पवित्र भूमि से आशीर्वाद लेकर के कर रहा हूँ, जहाँ से देश की स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध लड़ा गया था और आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिले। उसी बात से प्रेरित होकर के जब उनका अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने राजसमंद नगर की समिति का गठन किया और उस गठन के द्वारा राजसमंद जिले के अंदर अन्ना आंदोलन का गठन हुआ। जो अन्ना आंदोलन हुआ था, जन लोकपाल बिल जो लाया गया था, जन लोकपाल सत्याग्रह समिति, अब मुझे नाम पूरी तरह से याद आ रहा है, जन लोकपाल सत्याग्रह समिति राजसमंद का मैं संयोजक था, और उसके माध्यम से 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक राजसमंद के अंदर पूरा आंदोलन हम लोगों ने, जो भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार जिसको आप कह सकते हैं, उसके खिलाफ हमने पूरा आंदोलन शुरू किया था। और हमें उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली थी। जब राजसमंद बंद का हमने आह्वान किया था एक दिन, तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमें किसी गाँव में यात्राएं नहीं करनी पड़ी, किसी शहर में यात्राएं नहीं करनी पड़ी, और सारा राजसमंद जिला उस दिन हमारा बंद रहा। सही बात है। हाँ, उसके बाद में आपने जैसे वो कार्यक्रम भी रहा, उसके बाद में शराबबंदी के लिए भी आपने अलग अलग काम किए, उनका अनुभव और चुनौतियाँ क्या रही? शराबबंदी का जो आंदोलन हुआ विजय भाई, वो महज मेरे जीवन का एक संयोग था। तारीख अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 19 या 20 फरवरी 2016 राजस्थान पत्रिका और भास्कर के अंदर मैंने एक समाचार पढ़ा, काछबली की महिलाएं कल राजसमंद आई और उन्होंने जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया कि हम गांव में शराब की दुकान बंद करना चाहते हैं। मैंने उस पूरे समाचार को पढ़ा, मेरे मन में एक विचार कुरौंदा कि महिलाएं केवल अखबार में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कि हमारे अच्छी तरह से फ़ोटो प्रकाशित हो जाए, समाचार प्रकाशित हो जाए, इसके लिए तो खड़ी नहीं हुई है। तो मैंने काछबली जाने का निर्णय किया और 2 दिन 20 फरवरी को ही मैं काछबली में गया और वहाँ की सरपंच जो थी गीता, उनसे मुलाकात की। 20 फरवरी की गीता देवी रावत में और आज की गीता देवी रावत में बहुत बड़ा अंतर है। 20 फरवरी को जब उन्होंने मेरे से बात की तो पूरा यहाँ तक घूंघट का आवरण था और उल्टी बैठ करके मेरे से बात कर रही थी। और आज जब मैं उनके पास जाता हूँ तो न तो वो मेरे से घूंघट निकालती है, न वो मेरे से दूरी से बैठती है, मेरे चरण स्पर्श करती है और एकदम पास में बैठ करके बात करती है। उस समय जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने चुनाव में वादा किया है मेरे दोस्तों से कि हम शराब की दुकान बंद कराएंगे, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो उनकी जो मन की इच्छा थी, उसकी भावनाओं को समझते हुए मैंने गांधी सेवा सदन ने, अणुव्रत आंदोलन ने पूरा समर्थन काछबली के शराबबंदी अभियान को दिया और 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने वो स्थितियां वहाँ पर पैदा कर दी, सरपंच गीता के साथ रह कर के जिला प्रशासन को वहाँ पर जो आबकारी नियमों में वर्णित है कि यदि किसी गांव नगर के लोग शराब की दुकान नहीं चाहें तो वो मतदान के द्वारा उसे बंद करवा सकते हैं, उनको
29 मार्च को उन्हें काछबली में अंतिम मतदान करवाना पड़ा और उस अंतिम मतदान के अंदर हम 70% वोट लेकर के आए और हमने इस लड़ाई को जीता। ये पूरा हमारे लिए राजस्थान में- आश्चर्य की बात है हाँ। कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 30% वोट से बन जाता क्या है, बात है। लेकिन शराब की दुकान को बंद करने के लिए 51% वोट चाहिए 51% और उसके अंदर वो मतदाता भी होते हैं हाँ। जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, ओहो। उनकी भी गिनती उसके अंदर की जाती है। हाँ। ऐसी स्थिति है तो वो जो है शराबबंदी रो आप कीधो और यो पूरा मने लागे कि राजस्थान में पहलो अशो उदाहरण है कि जो कि काछबली में व्यो काछबली राजस्थान का पहला उदाहरण है और पूरे भारत का दूसरा उदाहरण है। पूरा भारत का काछबली के वहाँ से जो आवाज़ शुरू हुई हाँ हाँ 2016 मार्च में, वो फिर आसपास का जो पूरा मगरा इलाका कहलाता है हमारा भीम तहसील का, उसके अंदर फैली सही बात और है। उसका असर मंडावर, बरजाल, थानेटा, बरार, आसपास के सभी गांवों के अंदर पड़ा। और आज आप देखिए कि इन पिछले 10 वर्षों के अंदर माँ के लोगों की इतनी जागरूकता आई कि उस मगरा प्रांत के 6 गांवों के अंदर शराब की दुकानें मतदान के द्वारा बंद वही की है। मैं आपने बताऊं कि भीम क्षेत्र अशो है कि जो रावत बेल्ट है और वठारा जो है जितना भी युवा है वे सब शराब रा वणी गिरफ्त में आया तका है और वणी कारण वणारी जो महिलाओं है वे काफ़ी प्रताड़ित है, काफ़ी दुखी है और अणी स्थिति मिने वटे जो है यो एक दीप जलियो काछबली रा रूप मिने और वणी मिने आपरी अग्रणी भूमिका रही और वणी रा कारण आज जो है वणी क्षेत्र मिने बहुत बड़ो है जो आंदोलन व्यो वना क्षेत्र मिने बड़ो बदलाव आयो है। एक रा बाद मिने मंडावर रा बाद काछबली रा बाद मंडावर में व्यो और भी अलग अलग जाल थानेटा बरार और अलग अलग जगह पे और अपने राजस्थान में और भी जगह पे यह जो है यह क्रांति भी और वणी रा लिए जो है आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बटे रही है। अब मगरा प्रांत हमारे राजसमंद जिले का एक तरह से ये कह दो बहुत उग्र स्वभावी हाँ सही बात है। रात के अंदर वहाँ सड़कों पर निकलना आसान नहीं था। मैं जब इस आंदोलन में वहाँ पर गांव-गांव जाता था और बातचीत करता था तो एक बार महिलाओं ने मुझे कहा कि हमारी मोर देखो। मैंने कहा मोर तो जंगल में रहते हैं। अच्छा मोर मैं समझ नहीं पाया मोर, तो उन्होंने कहा कि हमारी पीठ देखो। हो एक दो महिलाओं ने अपने पीठ के पीछे से कपड़ा हटा करके मुझे बताया उनकी पीठ के ऊपर पूरे लाठियों का प्रहार, घरेलू हिंसा हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी महिलाओं के साथ। नकबजनी रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी और बरजाल के अंदर तो एक बूढ़ी माँ ने मुझे जो बताया मैं रो पड़ा कि मैं विधवा क्यों हुई। गर्मी का समय था, हम लोग ऊपर सोए हुए थे और नीचे मकान के नीचे बच्चे शराब पी करके और हो हल्ला कर रहे थे। रात की 12-1 बज गई तो पोते के दादाजी ने कहा कि अब 1 बज गई है, अब तो घर पर आकर के सो जाओ। तो शराब के नशे के अंदर मेरा पोता नीचे से ऊपर आया और दादा को गोद में उठा करके ऊपर से नीचे गिरा दिया और उनका प्राणांत हो गया। मैं ऐसे विधवा छत से नीचे गिरा दिया। ये स्थितियाँ हमारे मगरा प्रांत की थी। एक दौर आप देखियो है आप पिताजी रो जते स्वतंत्रता संग्राम रा वे स्वतंत्रता सेनानी रिया है, वणी तरह रा राजनेताओं रो आप घर में आनो जानो रियो है, वणी तरह अभी ये गाँव री परिस्थितियाँ भी आप देख रहे हो। वणी दौरान जो लोग अपना देश रा लिए स्वतंत्रता संग्राम रा लिए कई तरह आप घर बार छोड़ने निस्वार्थ भाव जूझा और आज री वर्तमान री जो राजनीति परिदृश्य आप देख रहे हैं और जैसे अणी तरह सामाजिक मुद्दा पे जैसे आप मुखर वही ने निस्वार्थ भाव आप स्कूल रो काम है आप वणी ने छोड़ी ने आप वणी में लग गया। तो अणी तरह की जो स्थिति अभी लोगों में बिल्कुल जो जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी जनी ने कहवा वह जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म वेगी है और कुछ राजनेता जो सामाजिक जिम्मेदारी रो जो ढोंग रचे वे भी आपनो सिर्फ स्वार्थपूर्ण रच रहा है। आप कहीं कहना चाहोगा अणी बदलती राजनीति रा दौर में न कहीं कहना चाहोगा? राजनीति का स्वरूप बहुत बड़ा बदल गया है। पहले राजनीति का ध्येय था सेवा। मुझे लगता है कि वर्तमान में राजनेताओं का ध्येय सेवा नहीं रहा।
सेवा के स्थान पर किसी और शब्द ने उसका स्थान ले लिया है। और यही कारण है कि आज समाज का हर व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं सरपंच बन गया, मैं पार्षद बन गया, मैं विधायक बन गया या मैं सांसद बन गया तो मेरे आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। उस समय राजनेता किसी के भी घर पे जाता था, बहुत प्रेम भाव से जाता था। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, आपने नाम सुना होगा हमारे राजसमंद के जो तत्कालीन विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे उस समय, निरंजन नाथ जी आचार्य। वो जनप्रिय थे, इतने जनप्रिय थे कि वो किसी भी घर पर जाते और वहाँ बच्चे बैठे हुए होते या महिलाएं बैठी हुई होती तो बोलते हैं भाई मोहन भाई को बुलाओ, मोहन भाई से बात करनी है। तो मोहन भाई तुम्हारा घर का ही नहीं है, कोई है ही नहीं। अच्छा तेरे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम तो नानाला। हाँ तो नानू भाई आवे यदि वन्ने कीजो नर्जन दादो आइन गयो और घरे राबड़ी पीन गयो। आज वो सोच वो व्यवहार हमारे राजनेताओं का नहीं है। सही बात है, जनता से जुड़ाव नहीं है, जनता से वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सामाजिक मुद्दों पर ये घट रही मतलब सक्रियता, कहे आम जन की जो भागीदारी कम हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसके मुख्य कारण हैं दो। एक तो परिवार में हमें वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, दूसरा हम जिस भी धर्म के अनुरागी हैं उस धर्म के जो आचार्य हैं उन्होंने भी अपने आप को बदलाव की राह पर भटक दिया। पहले जितने धर्माचार्य होते थे वो समाज को बदलने की बात करते थे कि समाज में ये कुरीति नहीं होनी चाहिए, समाज में ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के धर्माचार्य इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखेंगे कि आचार्य तुलसी ने कहा था कि समाज में पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवाएं काले कपड़े नहीं पहननी चाहिए, और 1960 के अंदर उन्होंने इसके खिलाफ एक कदम उठाया। और 1960 के बाद में इस समाज के अंदर विधवाएं जो काले कपड़े पहनती थी, साल भर तक जो काल कोठड़ी के अंदर बैठी रहती थी, वो सब बाहर निकली। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हुई, लड़कियों की शिक्षा भी प्रारंभ हुई, और पर्दा प्रथा पर बहुत बड़ा प्रहार हमारे राजसमंद जिले और मेवाड़ के अंदर आचार्य तुलसी ने किया, और उसी के बाद ये पर्दा प्रथा हटी। वर्तमान में भी आप देखेंगे एक बोहरा समाज जो है, जिनके सैयदना साहब हैं, उन्होंने कोई 50 वर्ष पहले ये आदेश निकाला था कि हमारे परिवार में किसी की भी शादी हो, उस शादी में 5 से ज़्यादा व्यंजन नहीं बनेंगे। हाँ। आज भी आप देखिए 50 वर्षों के बाद उनके अनुयायी 5 से ज़्यादा व्यंजन नहीं बनाते। बिल्कुल। महात्मा गांधी राजनेता नहीं थे, वो राजनेता होते हुए भी समाज नेता थे और धर्म नेता थे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था, इसलिए उनकी बात हर जाति, कौम और संप्रदाय के लोग मानते थे। लेकिन आज के राजनेताओं की कथनी करनी में इतना बड़ा अंतर है कि उनकी बात समाज के लोग मानना नहीं। जैसे आप नई पीढ़ी ने कई प्रेरणा देना चाहोगे, नई पीढ़ी को आप कई कहना चाहोगा? विजय भाई, नई पीढ़ी के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हमारा अपने राजसमंद का जो पुराना इतिहास है उस इतिहास को वो पढ़े और पढ़ करके उससे वो प्रेरित हो, और प्रेरित हो करके समाज के अंदर काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। आज का जो युवा है वो केवल अंक आधारित शिक्षा ले रहा है कि मेरे इस विषय में 99 नंबर आ गए, मेरे इस विषय में 100 नंबर आ गए, और माता पिता भी अंक आधारित शिक्षा पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि अधिक अंक आएंगे तो उसका चयन राजकीय सेवा के अंदर हो जाएगा। इसलिए वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, और वो ये वातावरण भी नहीं दे रहे हैं कि बच्चा एक ईमानदार देश का नागरिक बने, सुसंस्कारी नागरिक बने। जब तक माता पिता नहीं चाहेंगे उनके बेटे या बेटी संस्कारित ईमानदार राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं बन पाएंगे, और माता पिता जिस दिन ये निर्णय कर लेंगे कि हमें अंक नहीं चाहिए, हमें एक संस्कारित परिवार का सदस्य चाहिए, उस दिन हम देश को एक ईमानदार नागरिक दे देंगे। और यदि हमने देश को एक ईमानदार नागरिक दे दिया तो हमारी भारत माँ के प्रति ये सबसे बड़ी सेवा होगी। सबसे बड़ी सेवा होगी। एक
अभी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में नशारी प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। नशारी प्रवृत्ति पे कतरो जरूरी है रोक लगाना, और सरकारी जो नीतियाँ है वे नीतियाँ कई तरह की नीतियाँ में बदलाव की आवश्यकता है। सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नशे का व्यापार कर रही है और उत्पादन कर रही है, और जब तक नशे का उत्पादन होगा, व्यापार होगा, नशे को आप समाज से समाप्त नहीं कर सकते। नशे की जब कभी चर्चा चलती है, आप और हम सब लोग केवल एक ही बात करते हैं, तंबाकू मत पियो, शराब मत पियो, ड्रग मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन हम नई पीढ़ी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनको खाने पीने से नुकसान क्या है। हमें नई पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि तंबाकू, शराब, ड्रग्स खाने से हमारे शरीर में कितनी बीमारियां होती है, और इन बीमारियों के कारण हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे नशे की बात कर रहा हूँ। इस समय जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो नशा हमारी नई पीढ़ी पर छाया है, इसने हमारी नई पीढ़ी, बाल पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय बना दिया। सही बात है। प्रतिदिन घंटों मोबाइल के सामने बैठना, टीवी के सामने बैठना, इससे जो नए रोग पैदा हो रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन, इससे जो बीमारियां हो रही है, वे बीमारियां इतनी घातक है कि वे तंबाकू और शराब के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा हमारी बाल पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए बच्चों को नशे से छुड़ाना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हर माता पिता को और हर अध्यापक को और हर धर्माचार्य को ये आह्वान करना चाहिए कि हमारे समाज से नशा जड़मूल से समाप्त हो। जड़मूल से समाप्त हो। आप सुनो कि वास्तव में जो है अपनानी नई पीढ़ी ने अगर सुधारनी है तो वना ने जो है बुजुर्गारा ये अनुभव जानना पड़ेगा। आप बताओ कि धर्माचार्य ने भी अणमी ने आगे भूमिका निभानी पड़ेगा, और अगर आपने आनी समाज में ने बदलाव लानो है तो वनी लिए जो है अपना घर अपने शुरुआत करनी पड़ेगा। आप बताओ कि आप माता पिता जटा तक आप बच्चा ने एक अच्छो इंसान बनावारी दिशा में ने काम नहीं करेगा। बनाने चाहिए है कि कलेक्टर बनाना है, बनाना चाहिए इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, और जटा तक सिर्फ अंक आधारित शिक्षा जो चल रही है वह शिक्षा चलेगा, बनी रही दिशा में नहीं अगर जाएगा तो समाज में बदलाव नहीं होगा। समाज में एक अच्छा इंसान की जरूरत है, और एक अच्छो इंसान कोई भी काम करेगा तो बनी मिने वो जो है खुद रा लिए भी बेहतर कर पाएगा और अणी समाज रा लिए भी बेहतर कर पाएगा। अणी तरह रा ये जो बुजुर्ग है अपना आसपास में हर एक बुजुर्ग मैं ज़्यादातर बात करवारो प्रयास करूँगा, बनारो अनुभव जानवारो प्रयास करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। आशा है आपने मानो ये कार्यक्रम पसंद आयो होगा, और कर्णावट साहब रो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माने समय दी दो और आप अनुभव आज नई पीढ़ी तक पहुँचाई पाई रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।